हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंसुलेटिंग मटेरियल का थर्मल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्मल से क्या मतलब समझते हैं? थर्मल जो है टेम्परेचर से रिलेटेड होगा, इतना आपको पता होगा। जहाँ टेम्परेचर आएगा वहाँ थर्मल आएगा। तो देखो, आप जानते हो कि इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसे कि आप मान लो कि ऑयल ही यूज़ करते हो ट्रांसफार्मर में, तो ऑयल में हीट की वजह से आप देखते हो कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्सपेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब ऑयल जो होता है वो फैलता है और फिर सिकुड़ता है, दोनों। ऐसा तो पड़े। इसी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंजर्वेटर का इस्तेमाल करते हैं। यही है ना, ऑयल के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से बचने के लिए हम लोग कंजर्वेटर का इस्तेमाल करते हैं। किसमें? ट्रांसफार्मर में। तो इंसुलेटिंग मटेरियल हमारा ऐसा होना चाहिए, ऐसा कह लीजिए कि टेम्परेचर के चेंज होने से ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर में जो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होना हो वो कम हो, है ना। सोचो कि अधिक एक्सपेंशन होगा तो वो भी हमारे लिए दिक्कत है, और अधिक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो भी हमारे लिए क्या है? दिक्कत है। क्लियर? तो ये हो जाता है क्या? थर्मल प्रॉपर्टी। और भी इसमें होंगे। बात फिर करते हैं, ये देखो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ये भी जानते हैं कि जो अगर इंसुलेशन रेसिस्टेंस का जो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस उसका क्या होगा? घटेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ते चला जाएगा तो रेसिस्टेंस उसका क्या होगा? घटते चला जाएगा। और रेसिस्टेंस अगर घटते चला जाएगा तो फिर इंसुलेशन रेसिस्टेंस का तो कोई मतलब नहीं बन जाएगा। फिर कहीं ना कहीं आपस में कंडक्टिंग पाथ बना के क्या होगा? करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ रही बात? ये हो गया। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो उसमें हाइग्रोसिटी की बात कर लीजिए। मतलब हाइग्रोसिटी इन द सेंस एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्ब द मॉइस्चर कह लीजिए, कि मॉइस्चर कितना एब्जॉर्ब। अब देखो, कोई भी मान लीजिए कि इंसुलेटिंग मटेरियल है, मीडियम कह लीजिए या ऑयल ही है, अगर मान लो कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो वो भी क्या हो जाएगा? उसका रेसिस्टेंस घटने लगेगा। और रेसिस्टेंस अगर घटने लगता है तो क्या हो जाएगा? फिर वो हमारे लिए इशू हो जाएगा। फिर वो इंसुलेशन रेसिस्टेंस नहीं रह जाएगा, वो नॉर्मल रेसिस्टेंस हो जाएगा। मतलब कह लीजिए कि लो रेसिस्टेंस हो जाएगा। और लो रेसिस्टेंस होता है तो ईजिली करंट हमारा क्या करेगा? उसमें फ्लो करना हो जाएगा। और भी चीज़ होते हैं, जैसे एसिड होता है और ये सब होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए इंसुलेटिंग मटेरियल की जैसे ही किसी भी रिएक्शन समझते हैं ना, कि किसी भी मटेरियल के संपर्क में आए, ऐसा वो उसके साथ रिएक्ट कर जाए, या एसिड ही उसमें मान लो मिला दिए, तो वो ऐसा ना हो कि वो उसमें मिल जाए। ऐसा ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं एक बार। और क्या है कि थर्मल प्रॉपर्टी में देखिए, थर्मल प्रॉपर्टी में क्या है? मटेरियल शुड रिमेन स्टेबल विदाउट डैमेजिंग देयर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी विद इन द स्पेसिफाइड टेम्परेचर लिमिट। ठीक है, मटेरियल जो भी आप यूज़ कर रहे हो इंसुलेटिंग के लिए, वो सब क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। समझ में आ रही बात? जो मटेरियल होगा वो क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। और कब स्टेबल भी होना चाहिए? कब? मतलब कि टेम्परेचर कितना भी वैरी कर रहा है तो उस टेम्परेचर के वेरिएशन से ज़्यादा प्रभावित या ज़्यादा प्रभाव कह सकते हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल पे नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। अब मान लो कि मटेरियल शुड रिमेन स्टेबल विदाउट डैमेजिंग द इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ऐसा होना चाहिए कि उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होना चाहिए। कब? विद इन द स्पेसिफाइड टेम्परेचर लिमिट। उस टेम्परेचर लिमिट के अंदर जो कोई एक टॉलरेंस रहेगा, मान लीजिए टेम्परेचर का, कि उतने टेम्परेचर तक ये वर्क कर सकता है और वह भी सेटिस्फैक्ट्री वर्क करेगा। तो उसके अंदर भी ऐसा ना हो कि वेरिएशन होने की वजह से उसका प्रॉपर्टी चेंज होने। केमिकल प्रॉपर्टी इन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इन द सेंस आप कह लीजिए कि ऐसा ना हो कि रेसिस्टेंस जो है, इंसुलेशन रेसिस्टेंस, वो घटने लगेगा ना टेम्परेचर के बढ़ने घटने से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? ये अब मान लीजिए ज़्यादा टेम्परेचर होने लगेगा तो आप वहाँ पे क्या होगा? उसका इंसुलेशन रेसिस्टेंस भी तो घटने लगेगा। तो क्या हो गया? टेम्परेचर के चेंज होने से उसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। वही हो गया। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट शुड बी हाई। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ऐसा हाई होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है, जैसे देखिए फ्यूजिंग मटेरियल आप यूज़ करते हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है कि जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करे और हैवी करंट मिलता है, फ्यूज़ का जो मटेरियल होता है वो मेल्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप ऐसा कह सकते हो कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, चाहे ऑयल आप यूज़ कर लो, चाहे बेकेलाइट यूज़ कर लो, या और भी जो सारे मटेरियल, माइका हो गया, सिरामिक हो गया, ये सब जो मटेरियल यूज़ करते हो, इन सारे मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि जब कभी हमारा टेम्परेचर बढ़े, ठीक है, जब कभी मान लीजिए कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने के वजह से या कभी हैवी करंट फ्लो करने की वजह से क्या होगा? हीटिंग ज़्यादा होगा। और हीटिंग ज़्यादा होने की वजह से ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे जो इंसुलेटिंग मटेरियल वो मेल्ट कर जाए, है ना, इंसुलेटिंग मटेरियल मेल्ट कर जाए। इसलिए कहा जाता है कि मेल्टिंग मटेरियल हाई होना चाहिए, ताकि अगर टेम्परेचर भी अधिक हो या फिर आप कह सकते हो करंट भी अगर उसमें अधिक फ्लो करता है, तब उस टाइम पे भी जो मटेरियल हो, इंसुलेटिंग मटेरियल, वो मेल्ट नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखिए, थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज लो ड्यू टू, शुड भी लो कर लो, इस की जगह पे आप इसको कर लो शुड भी लो, है ना। इसको क्या कर लो आप?
शुड बी लो ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर के वैरी करने से, टेम्परेचर के वेरिएशन से क्या होना चाहिए कि जो भी मटेरियल आप कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसमें वेरिएशन, उसके मतलब एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन में वेरिएशन नहीं आना चाहिए। अर्थात देखो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आएगा। जैसे हम ऑयल ही यूज करते हैं ट्रांसफार्मर के ऑयल में, तो आप ऐसा कह सकते हो कि जब कभी टेम्परेचर अगर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑयल एक्सपेंड होता है, पढ़े होंगे आप, ऑयल एक्सपेंड होता है। और जब कभी टेम्परेचर घटता है तो ऑयल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। लोडिंग की वजह से जब अधिक लोडिंग होने लगता है तो उस अधिक लोडिंग होने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर चेंज करता है, टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर घटता है। उसी टेम्परेचर बढ़ने के कारण या टेम्परेचर घटने के कारण से क्या होता है कि ऑयल जो होगा ट्रांसफार्मर के अंदर वह कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एक्सपेंड करेगा, मतलब फैलेगा और फिर सिकुड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब कभी टेम्परेचर अधिक हो गया तो एक्सपेंशन भी इतना लार्ज स्केल पे हो जाना चाहिए कि ट्रांसफार्मर के बाहर, टैंक के बाहर, कंजर्वेटर के बाहर ऑयल आ जाए। समझे बात को। अब ऐसा नहीं कि सिकुड़ना भी ऐसा ना हो कि कॉन्ट्रैक्शन भी ऐसा हो कि कॉन्ट्रैक्ट होकर जो कोर कॉइल असेंबली वगैरह वो सब ऑयल के बाहर निकल जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये सारी बातें। तो ये सारी चीज़ पे ध्यान रखा जाता है। ये हो गया। उसके बाद कहते हैं इनइग्निटिबिलिटी। इनइग्निटिबिलिटी मतलब ज्वलनशीलता बोलते हैं। अब जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो तुरंत जल जाए। जैसे ही मान लीजिए कि उस पर हम करंट फ्लो करवाएं या फिर किसी तरह से टेम्परेचर हाई हो जाए तो जल जाए। जैसे कि आप माचिस यूज़ करते हो फास्फोरस का, तो उसका जो ज्वलनशीलता कह लो, इग्निटिबिलिटी जो होता है, इग्निटेबिलिटी जो होता है वो हाई होता है ना। क्या होता है, सॉरी हाँ, हाई होता है, तुरंत जल जाएगा। ज्वलनशील जो होता है वो तुरंत जैसे ही होगा वो तुरंत क्या करेगा, जल जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसुलेटिंग मटेरियल ऐसा नहीं है कि जैसे ही मान लीजिए करंट फ्लो करवाइए या टेम्परेचर हो तो ऐसा ना हो कि वो तुरंत जल जाए। ज्वलनशीलता जो होगा उसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, या कह सकते हैं वो ज्वलनशील होना ही नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए। द मटेरियल इफ एक्सपोज टू आर्किंग शुड बी नॉन इग्निटेबल। मतलब आर्किंग कहने का मतलब कि मान लीजिए कहीं पे भी स्पार्किंग वगैरह होता है, जैसे आप मान लीजिए सर्किट ब्रेकर ही यूज़ करते हैं तो सर्किट ब्रेकर में भी जो होता है गैसेस वगैरह यूज़ करते हैं, SF6 हो गया या फिर ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हो, तो वो सब में आर्किंग कॉन्टैक्ट जो होता है उसको आर्किंग जो होता है उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए होता है। अब सोचो कि वही आर्क वहाँ पे एक्सटिंग्विश करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ऑयल के संपर्क में आ रहे वो और मतलब आर्किंग बढ़ जाए, इग्निटेबिलिटी जो है, ज्वलनशीलता और भी बढ़ जाए, वो और जलने लगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा तो डैमेज ही हो जाएगा ना। तो यही होता है कि वहाँ पे हम लोग ऑयल का यूज़ कर लेते हैं या SF6 का यूज़ करते हैं ताकि जो आर्क बनता है ना, आर्किंग जो होता है वो एक्सटिंग्विश हो जाए, बुझ जाए, है ना। तो बुझेगा कब, जबकि वैसा मटेरियल हम यूज़ कर लेंगे जिसमें कि ज्वलनशीलता है ही नहीं, तब ना वो बुझेगा जी। समझ रहे बात को। तो वही चीज़ हो गया क्या, इन इग्निटेबिलिटी द मटेरियल इफ एक्सपोज टू आर्किंग शुड बी नॉन इग्निटेबल। इसमें ज्वलनशीलता नहीं होना चाहिए, समझ में। और भी आप अगर इसमें ऐड करना चाहें टेम्परेचर से, तो आप जानते हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल का टेम्परेचर जो होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहने का ये मतलब होता है कि जब कभी आप मान लो टेम्परेचर को बढ़ाते हो, जब कभी टेम्परेचर इंसुलेटिंग मटेरियल का बढ़ेगा तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि अधिक टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से उस इंसुलेटिंग मटेरियल का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाए। ऐसे तो होना ही होना है, लेकिन तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को यहाँ पे हमें हमेशा टेम्परेचर को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी टेम्परेचर हो वो एक स्पेसिफाइड लिमिट से क्रॉस नहीं कर जाए। अगर क्रॉस करेगा तो क्लियर इतना स्पष्ट है कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल होगा उस इंसुलेटिंग मटेरियल का रेसिस्टेंस क्या होगा, डाउन होगा, कम होगा। और जब इंसुलेटिंग मटेरियल का रेसिस्टेंस कम हो जाएगा तो आप क्या समझ सकते हो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसमें करंट पाथ बना लेगा, और पाथ बनाने की वजह से उसमें भी करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, और करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो हो सकता है कि वह डैमेज हो जाए। समझ में आ रही बात। तो ये था क्या, आपका थर्मल प्रॉपर्टी। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी का। देखिए, द मटेरियल कम इन कांटेक्ट विथ सम केमिकल लाइक एसिड, सॉल्वेंट etc देन इट शुड बी स्टेबल एंड अनअफेक्टेड। मैंने क्या बोला था आपको बताया होगा कि जब कभी इंसुलेटिंग मटेरियल मान लीजिए किसी भी एसिड सॉल्वेंट के संपर्क में आता हो तो ऐसा नहीं हो कि उसके साथ वो रिएक्शन कर जाए, उसके साथ रिएक्ट कर जाए। जैसे ऑयल है मान लीजिए, ऐसा नहीं कि वाटर के संपर्क में आए वो उसके साथ रिएक्ट कर जाए, है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसको क्या होना चाहिए कि जो इन्वायरमेंट है उसमें अगर यह अवेलेबल है तो ये स्टेबल होना चाहिए, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, समझ रहे हैं। और अनअफेक्टेड होना चाहिए कि इस इंसुलेटिंग मटेरियल पे कोई दूसरा प्रभाव नहीं छोड़ सकता। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी मटेरियल आया उसके साथ क्या होगा, वो रिएक्ट कर जाए।
तो ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हाइग्रोसिटी का। तो हाइग्रोसिटी क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर कह लीजिए। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय द इंसुलेटिंग मटेरियल इज कॉल्ड हाइग्रोसिटी। हाइग्रोसिटी किसको कहते हैं? इन्वायरमेंट जो होता है, एटमॉस्फेयर जो है, उससे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेना। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेना ही क्या कहलाता है? हाइग्रोसिटी कहलाता है। उससे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेना क्या कहलाता है? हाइग्रोसिटी कहलाता है। तो आप ऐसा चाहेंगे क्या ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल यूज़ हो रहा है, ट्रांसफार्मर ऑयल या कोई सा इंसुलेटिंग मटेरियल हो, वो इंसुलेटिंग मटेरियल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले? अगर सोचो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है ट्रांसफार्मर का ऑयल, तो उसका इंसुलेशन रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तक कम हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर उसका इंसुलेशन रेसिस्टेंस वगैरह कम हो जाएगा तो आप मान लीजिए कि वो तो एक कंडक्टिंग पाथ बना देगा ना। इंसुलेशन रेसिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टिंग पाथ बना देगा। मान लेते हैं कि अगर कोई टैंक है, इसके अंदर ये CCA है, अब यहाँ पे ये ऑयल है, इसका रेसिस्टेंस कम हो गया तो ये करंट तो इधर भी फ्लो करने लगा। मतलब कह सकते हैं कि ये टैंक में भी करंट फ्लो कर रहा हो। हम ऐसा चाहेंगे क्या कि करंट के ट्रांसफार्मर के टैंक में भी करंट फ्लो करे? नहीं चाहेंगे। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। कह सकते हो कि मटेरियल शुड बी नॉन हाइग्रोसिटी। मटेरियल इस प्रकार से होना चाहिए कि उसे जब कभी वो मॉइस्चर के संपर्क में आए तो ऐसा नहीं हो कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी कह लीजिए, या वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर, मतलब कह लीजिए कि गुण, एब्जॉर्ब करने का गुण जो है वो नहीं होना चाहिए किसमें? इंसुलेटिंग मटेरियल में। क्लियर है? नेक्स्ट आता है एजिंग। एजिंग मतलब होता है कि उसका आयु घटना। क्योंकि अब शुरुआत में सोचो कि ये मार्कर है, सोचो स्टार्टिंग में जब नया मार्कर होगा तो इसका क्या रहा होगा इफिशिएंसी, और धीरे धीरे इसका क्या होगा? ये घटना स्टार्ट हो जाएगा ना, धीरे धीरे ये मतलब घिसना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले के जैसा नया मार्कर था, क्या यही मार्कर अभी के टाइम में पैसा मिलेगा? नए जैसा मिलेगा? मतलब क्या होगा? इसका आयु धीरे धीरे क्या हो रहा है? घट रहा है। वही चीज़ बोलता है ये जी। तो वही चीज़ होता है कि मान लो स्टार्टिंग में जो ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल यूज़ करते हो वो फ्रेश ऑयल रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं रहता है। अब कह लीजिए कि उसमें ना ही मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन रहेगा और उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कह लीजिए या इंसुलेशन रेसिस्टेंस हाई होगा, है ना? उसका क्या होगा? हाई होगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे ऐसा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? घटते चला जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कि 10 दिन के बाद उसका इंसुलेशन रेसिस्टेंस घट जाए। ये होना चाहिए लॉन्ग लास्टिंग, मतलब अधिक समय तक भी जो है इसका इंसुलेशन रेसिस्टेंस कम नहीं होना चाहिए। और उसके लिए क्या होना चाहिए कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस कम नहीं हो, इसके लिए ये जो हाइग्रोसिटी बोल रहे हैं ना, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन का प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर वो एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को, तब तो आप समझिए कि फिर उसका इंसुलेशन रेसिस्टेंस कम होना ही होना है। और फिर वो एजिंग भी होगा, कह लो कि वो उसका आयु भी धीरे धीरे क्या होगा? घटते चला जाएगा। या आप एग्जांपल में ऐसे समझ सकते हो कि जो बाइक यूज़ करते हो, बाइक में आप मोबिल डालते हो ना, मोबिल डालते हो तो उसको आप देखते हो कि मोबिल जल जाता है। मोबिल क्या होता है? जल जाता है। कैसे जल जाता है कि जब मान लो स्टार्टिंग में मोबिल आप डालते हो उस बाइक में, उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद, महीने 2 महीने के बाद क्या होता है? मोबिल को चेंज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वही है उसमें मतलब वो मोबिल जल जाता है, मतलब ख़राब होने लगता है, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन आप ये नहीं सुने होंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल है उसको चेंज किया जाता है 2 महीने में, 3 महीने में। कभी सुने हो? नहीं सुने। लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब बहुत अधिक समय तक वो ऑयल जो होता है यूज़ किया जा सकता है। ठीक, वही चीज़ है यहाँ पे क्या? एजिंग। ड्यू टू लॉन्ग टर्म यूज ऑफ मटेरियल इज अफेक्टेड बाय हीट, केमिकल एक्शन ETC। मतलब लंबे समय तक अगर आप किसी भी मटेरियल को यूज़ करते हैं तो वह क्या हो सकता है कि केमिकल एक्शन से या फिर हीट से वो क्या इफेक्ट हो सकता है ना? केमिकल एक्शन से या हीट से क्या हो सकता है? इफेक्ट हो। जैसे वाटर ही आप यूज़ करते हो, अगर अधिक टेम्परेचर दोगे क्या होगा? गैस में मतलब स्टीम वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा सोचो कि ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं और अधिक टेम्परेचर हो तो वो अभी वेपर में हो, ऑयल धीरे धीरे क्या होगा? घटने लगेगा ना जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वही चीज़ बोलता है। एंड फाइनली डिट्रिएट। फाइनली क्या होगा? जैसे केमिकल एक्शन के वजह से या हीट के वजह से जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो डिट्रिएट हो जाता है, मतलब ख़राब होने लगता है। सो द मटेरियल शुड हैव लॉन्ग लाइफ। तो हम ऐसा चाहते हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल जो हो उसका लाइफ क्या होना चाहिए? लॉन्ग होना चाहिए, उसका लाइफ लंबा होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। अभी हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल एज पर IS 20 मतलब 1271 और 1985, है ना? मतलब 1271 या डैश कर लीजिए 1985। तो हम ये देखेंगे कि कितने प्रकार के इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं और कौन कौन से इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, है ना? तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आप पहले तो इसको लिख लीजिएगा।
और पहला देखिए हेडिंग बना लीजिएगा ये। उसके बाद देखिए डिफरेंट इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मशीन एंड इक्विपमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। बहुत सारे मटेरियल हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन में, है ना। इलेक्ट्रिकल मशीन में बहुत सारे मटेरियल यूज़ किए जाते हैं जिसको कि क्लासीफाई किया गया है कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपसे जो है ना एंट्रेंस एग्ज़ाम भी जब आप दोगे ना तो उसमें भी इससे कुछ सवाल बनता है। सवाल क्या रहेगा ये ध्यान दीजिए, सीधा सीधा रहेगा कि जो क्लास है, ये क्लास, इसको एक टेबल में बना लीजिए, मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन रहता है। इंसुलेटिंग मटेरियल्स और मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर। तो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना जनरली, अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तब तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो पूछे जाते हैं ना उसमें ये पूछे जाते हैं कि वाई क्लास का या क्लास वाई जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो कितने डिग्री टेम्परेचर के लिए सफिशियंट है, मतलब 90 डिग्री के लिए। इस तरह से आपसे सवाल पूछेगा। या पूछ देगा कि ई क्लास का जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वह कितने डिग्री तक रहता है, तो ये रहता है कितना 120 डिग्री तक मैक्सिमम ये टॉलरेट कर सकता है या विथस्टैंड कर सकता है। तो ये आपको ध्यान अगर रखना है इन एग्जाम के पर्पज से या ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आप ये क्लास और टेम्परेचर ज़रूर याद रखिएगा, है ना, इसको पूछे जाता है। तो देखिए क्या क्या इंसुलेटिंग मटेरियल यूज होता है मशीन में, ये देखिए। तो आप टेबल तो बना ही लिए होंगे, ठीक है। टेबल में सीरियल नंबर, क्लास, इंसुलेटिंग मटेरियल और मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर। उससे अधिक अगर टेम्परेचर होगा तो फिर ये मटेरियल जो होगा मतलब यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसकी जगह पे आपको दूसरा मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। तो पहला देखिए, सबसे पहला है आपका क्लास वाई। क्लास वाई मतलब जो होता है टाइप है, आप कह लीजिए कि क्लास वाई टाइप है। तो उसमें आपको देखो कौन कौन सा होता है। कॉटन होता है, सिल्क होता है, पेपर, प्रेस बोर्ड, वल्कनाइज्ड फाइबर, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो बोलते हो, वुड हो गया, BIR, वल्कनाइज, इंडियन रबर होता है, ETC। ये सारे चीज़ जो होते हैं यूज किए जाते हैं। क्या होता है, ये सारे यूज, ये मतलब ये सारा मटेरियल जो होता है क्लास वाई के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है भैया, तो 90 डिग्री सेल्सियस, मतलब 90 डिग्री सेल्सियस तक आप अगर इसको चाहते हैं तो इसको ऑपरेट करा सकते हैं, उससे अधिक नहीं। दूसरा है देखिए क्लास ए। क्लास ए टाइप, इसमें देखिए कॉटन है, सिल्क है, पेपर है, प्रेस बोर्ड है, वल्कनाइज्ड फाइबर है, वुड है, ETC, इम्प्रेग्नेटेड इन डाइलेक्ट्रिक ऑयल और वार्निश। देखिए ये क्या बोला है समझिएगा, ये दोनों आपका लगभग आपको सेम दिखेगा मटेरियल, लेकिन अंतर है। ये सारा मटेरियल जो है इम्प्रेग्नेटेड होना चाहिए ऑयल में, डाइलेक्ट्रिक ऑयल में, या फिर वार्निश में इम्प्रेग्नेटेड मतलब भीगा होना चाहिए कह लीजिए, है ना, तब जाके आप इसको यूज करेंगे। तो ये जो होगा मैक्सिमम 105 डिग्री सेल्सियस तक सस्टेन करेगा या विथस्टैंड करेगा। लेकिन ऐसे ही यूज़ कर रहे, सिर्फ प्रेस बोर्ड यूज़ कर दिया आपने, या वल्कनाइज्ड फाइबर यूज़ कर लिया, या PVC यूज़ कर लिया, ऐसे ही नॉर्मली, तो वो क्या रहेगा, मैक्सिमम आपको 90 डिग्री सेल्सियस तक बर्दाश्त करेगा। लेकिन उसी को जब आप ऑयल में डिबो देते हैं, है ना, इम्प्रेग्नेटेड कर देते हैं, या वार्निश में यूज़ कर लेते हैं, वार्निश उसके ऊपर दे देते हैं, तब फिर आप कह सकते हैं कि उसको हम 105 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है क्लास ई टाइप। इसमें होता है लेदरॉइड पेपर, पॉलीविनाइल एसीटेट, PVA बोलते हैं इसका, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना, वैसा ही पॉलीविनाइल एसीटेट है, PVA, इपॉक्सी रेजिन, कॉटन फाइबर्स एंड पेपर लैमिनेशन, सेलुलोज फाइबर, ETC, ये सारे यूज किए जाते हैं। ये सारे मटेरियल यूज किए जाते हैं किसके लिए, क्लास ई के लिए। अच्छा, इसका जो होता है टेम्परेचर कितना होता है, 120 डिग्री तक, ठीक ना। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहेगा, 120 डिग्री तक। नेक्स्ट आपका 4th नंबर में देखिए बी टाइप, मतलब क्लास बी टाइप। इसमें देखिए ग्लास फाइबर यूज होता है, एस्बेस्टर, माइका, ग्लास फाइबर हो गया, माइका लेमिनेशन, इपॉक्सी रेजिन एटसेट्रा, ये सारे मटेरियल यूज होते हैं किसके लिए, तो क्लास बी के लिए। अच्छा, ये जो होता है 130 डिग्री सेल्सियस तक आप मैक्सिमम इसको क्या कर सकते हैं, मतलब 130 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम ये विथस्टैंड कर सकता है। मतलब 130 डिग्री टेम्परेचर तक अगर यहाँ पे अगर हीट रहेगा कह लीजिए, या उतना टेम्परेचर रहेगा, तब ये मटेरियल जो होगा ये भी वर्क करेगा। तो उसको किस कैटेगरी में डालते हैं, क्लास बी कैटेगरी में। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास देखिए, ये है आपका F टाइप, है ना, क्लास F टाइप, जिसमें कि आप कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, ग्लास फाइबर हो गया, एस्बेस्टस हो गया, माइका हो गया, वार्निश हो गया, फाइबर टेक्सटाइल, ETC, ये सारे मटेरियल जो है, ठीक ना, इसको यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, क्लास F टाइप के लिए। अच्छा, इसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, 155 डिग्री सेल्सियस। इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूछा हुआ है कि क्लास F टाइप का जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है वह कितने डिग्री सेल्सियस तक सस्टेन कर सकता है या विथस्टैंड कर सकता है। तो कितना हो जाएगा, 155 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्लास H टाइप, है ना। क्लास H टाइप में देखिए सिलिकॉन बेस्ड ग्लास फैब्रिक,
मैकेनाइट विथ सुटेबल रेजिन और पॉलीमाइड फिल्म्स, ग्लास फैब्रिक टेप ETC। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसमें, क्लास H टाइप में। और ये कितने डिग्री सेल्सियस तक होता है, 180 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर इसका कितना रहेगा, 180 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास G टाइप का, है ना। तो बताया ना मैंने, ये सब क्या है कि क्लास बांटा हुआ है कि इस टाइप का रहेगा और इसमें ये सारे मटेरियल आ सकते हैं, है ना, और कितने डिग्री सेल्सियस के लिए रहता है। देखिए क्लास G टाइप में देख लीजिएगा, माइका रहेगा, पोर्सिलेन रहेगा, सेरामिक, ग्लास, क्वार्ट्ज रहेगा, एस्बेस्टस रहेगा, ट्रीटेड ग्लास फाइबर या ट्रीटेड ग्लास एस्बेस्टस कह सकते हैं, ट्रीटेड एस्बेस्टस विथ इनऑर्गेनिक बाइंडर्स सच एज ग्लास और सीमेंट और सिलिकॉन रेजिन। ये सब का इस्तेमाल आप किस में कर सकते हैं, क्लास G टाइप में। किस में करेंगे, क्लास G टाइप में। अच्छा, इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 180 डिग्री सेल्सियस। ये मैक्सिमम जो होगा 180 डिग्री सेल्सियस तक ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो होगा मतलब एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे आपको अगर ऑब्जेक्टिव के तौर पे, तो आपको पूछा जाएगा कि क्लास F टाइप या क्लास मतलब किस क्लास का इंसुलेटिंग मटेरियल जो होगा कितने डिग्री सेल्सियस तक के लिए उसका यूज़ किया जाता है या कितने डिग्री सेल्सियस तक का ऑपरेट किया जाता है। ठीक ना, ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन सब्जेक्टिव अगर आएगा तो सब्जेक्टिव में तो आपको सारा लिखना पड़ेगा, जो भी सब्जेक्टिव दिया रहेगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो देखिए ये था डिफरेंट काइंड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन इंसुलेटिंग मटेरियल में कौन कौन सा फैक्टर होता है जो कि उसको प्रभावित करेगा। इन सब के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।